तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इस सीरीज़ के अगले पार्ट में। हमने कल कुछ पढ़ा था, यही चैप्टर पढ़ा था केमिस्ट्री का, जिसमें हमने थोड़ा बहुत पढ़ लिया था अभिक्रियाएं, रासायनिक अभिक्रिया के टाइप्स। संयोजन अभिक्रिया हो गई थी हमारी और वियोजन अभिक्रिया भी हो गई थी। अब आगे है विस्थापन अभिक्रिया। अब विस्थापन अभिक्रिया पे हम बात कर लेते हैं। यहाँ पे क्रियाकलाप दिया 1.9। इसमें क्या किया, 3 कीले लिए और तीनों कीलों को रेगमाल से साफ कर लिया है। अब ए तथा बी में चिन्हित की गई 2 परखनली लीजिए और परखनली में क्या डालना है, कॉपर सल्फेट का विलयन। 2 कीलों को धागे से बांध करके परखनली बी के कॉपर सल्फेट के विलयन में डालना है और 20 मिनट पश्चात दोनों कीलों को कॉपर सल्फेट के विलयन से निकाल लेना है। परखनली ए तथा बी में कॉपर सल्फेट के विलयन नीले रंग की तीव्रता से तुलना कीजिए और विलयन में डूबी कीलो के रंग की तुलना बाहर रखी कीलो से कीजिए। 1 कीलो अपने बाहर रखी थी और बाकी 2 कीलो को डुबा दिया था। तो क्या हो गया, यहाँ पे लोहे की कील बाहर निकली तो ये हरे रंग की हो गई। हरे रंग का तो ये हो गया, यहाँ हरे रंग की दिखा रही है पर ये हरे रंग की नहीं हुई। लोहे की कील भूरे रंग की होगी। अपने को याद बस इतना रखना है कि ये इसका रंग भूरा हो गया और जो कॉपर सल्फेट का विलयन था जो नीले कलर का होता है वो मलिन हो गया। 2 चीज़ यहाँ पे इम्पॉर्टेंट है। ये क्रियाकलाप से बस इतना ही पूछ सकता है कि लोहे की कील का क्या हुआ और विलयन का क्या हुआ। तो लोहे की कील हो गई है भूरे रंग की, भूरे रंग और कॉपर सल्फेट का विलयन हो गया है नीले रंग का जो कि मलिन हो गया है। बस इतना याद रखना है। अब ये काय का एग्जाम्पल द्विविस्थापन अभिक्रिया का नहीं है, विस्थापन अभिक्रिया का एग्जाम्पल है। द्विविस्थापन अपन आगे पढ़ेंगे। यहाँ पे ये ले लिया Fe और कॉपर सल्फेट CuSO4। तो ये Fe इसके साथ अभिक्रिया कर लेता है FeSO4 और Cu। तो यहाँ विस्थापित कर दिया इसने Cu को। इस अभिक्रिया में लोहे ने दूसरे तत्व को कॉपर सल्फेट के विलयन से विस्थापित कर दिया और हटा दिया। इस अभिक्रिया को विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। ऐसे और भी एग्जाम्पल है। जिंक के साथ करेंगे तो जिंक CuSO4 के साथ अभिक्रिया करते हैं, जिंक सल्फेट बना लेंगे और कॉपर को विस्थापित कर लेंगे। ये सक्रियता श्रेणी पढ़ेंगे तब आपको समझ आएगा ये कैसे विस्थापित किया। अब अगली अभिक्रिया द्विविस्थापन अभिक्रिया से अवक्षेपण अभिक्रिया कहते हैं। यहाँ भी एक एग्जाम क्रियाकलाप दिया कि एक परखनली में सोडियम सल्फेट का विलयन लीजिए और एक अन्य परखनली में बेरिलियम सल्फेट का विलयन लीजिए। इन दोनों को मिला दीजिए। मिलाने से क्या होगा कि एक श्वेत रंग का एक पदार्थ बनेगा जो अविलेय पदार्थ है। ये जो पदार्थ है इसे अवक्षेप कहेंगे, इसलिए इस अभिक्रिया को अवक्षेपण अभिक्रिया भी कहते हैं। जिस अभिक्रिया में अवक्षेप का निर्माण होता है उसे अवक्षेप अभिक्रिया कहते हैं। सोडियम सल्फेट और बेरिलियम सल्फेट की अभिक्रिया कहते हैं। बेरिलियम सल्फेट और सोडियम क्लोराइड बनेगा। यहाँ पे ध्यान से देखेंगे, ये इसके साथ जुड़ जा रहा है Na2Cl के साथ और ये वाला इसके साथ, इसलिए ये 2 बार विस्थापित कर रहा है, इसलिए द्विविस्थापन अभिक्रिया है। सोडियम क्लोराइड का भी निर्माण हुआ ये जो विलयन में ही रहता है। वे अभिक्रिया जिसमें अभिकर्मकों के बीच आयनों का आदान प्रदान होता है द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। अब है अपचयन और उपचयन। उपचयन और अपचयन। उपचयन को बोलेंगे ऑक्सीडेशन और अपचयन रेडॉक्शन। अपचयन, अब से याद रखना है कि ये खत्म हो रहा है, कम हो जा रहा है। तो मैं आपको समझाती हूँ आगे। यहाँ पे एक और एग्जांपल दिया है कि चाइना डिश में कॉपर चूर्ण लेकर उसे गर्म कीजिए तो कॉपर चूर्ण की सतह पर कॉपर ऑक्साइड ऑक्सीजन ये बन जाएगा। कॉपर ऑक्साइड की कॉपर ऑक्साइड 2 की काली परत बन जाएंगी जो ये काले कलर का हो जाएगा। कॉपर में ऑक्सीजन के योग से होता है। यहाँ पे ऑक्सीजन जुड़ रही है तो ये CuO हो जा रहा है। यदि इस पदार्थ को गर्म करेंगे तो हाइड्रोजन गैस प्रवाहित की जाएगी तो सतह की काली परत भूरे रंग की हो जाएगी क्योंकि इस स्थिति में विपरीत अभिक्रिया संपन्न होती है तथा कॉपर प्राप्त होता है। इसको हाइड्रोजन गैस के साथ अभिक्रिया फिर करेंगे, फिर गर्म करेंगे तो कॉपर बन जाएगा और जल प्राप्त होगा। अभिक्रिया के समय जब किसी पदार्थ में ऑक्सीजन की वृद्धि होती है मतलब ऑक्सीजन जुड़ रहा है तो वो क्या है, उपचयन अभिक्रिया। और जिस पदार्थ में ऑक्सीजन हट रहा है, जैसे ये यहाँ पे CO और यहाँ पे ऑक्सीजन हट गया, सिर्फ CO बचा तो ये अपचयन हो जाएगा। ऑक्सीजन जुड़ रहा है तो ये उपचयन होगा और ऑक्सीजन हट रहा है तो ये अपचयन होगा। अगर ऑक्सीजन जुड़ रहा है और हाइड्रोजन हट रहा है
तो उसको बोलेंगे उपचयन। ये मेन परिभाषा है। और अगर ऑक्सीजन हट रहा है और हाइड्रोजन जुड़ रहा है तो वो अपचयन हो जाएगा। अभिक्रिया में कॉपर टू ऑक्साइड में ऑक्सीजन का ह्रास हो रहा है इसलिए यह अपचयित है, और हाइड्रोजन में ऑक्सीजन की वृद्धि हो रही है इसलिए उपचयित है। अर्थात किसी अभिक्रिया में एक अभिकारक उपचयित तथा दूसरा अपचयित होता है तो इसे उपचयन अपचयन दोनों अभिक्रिया बोल मिक्स कर लिए। इन दोनों को दोनों चीज़ें इकट्ठी हो रही है तो वो रेडॉक्स अभिक्रिया मतलब उपचयन अपचयन अभिक्रिया। कुछ एग्जाम्पल दिए हैं जिसमें वही बताया है कि क्या क्या हो रहा है। अब आगे क्या दिया है, क्या आपने दैनिक जीवन में उपचयन अभिक्रियाओं के प्रभाव को देखा है? तो ये बताएंगे। उपचयन मतलब क्या होता है, अभी बताया मैंने कि ऑक्सीजन हट रहा है। ऑक्सीजन कैसे हट रहा है उसके कुछ एग्जाम्पल है, जैसे संचारण। संचारण में क्या होगा, आपने अवश्य देखा है कि लोहे की बनी वस्तुएं चमकीली होती है लेकिन कुछ समय पश्चात उसमें भूरे रंग की एक परत जम जाती है। लोहे पर भूरे रंग की परत जाती है। प्राय इस प्रक्रिया को लोहे पर जंग लगना कहते हैं। कुछ अन्य धातुओं में भी ऐसा ही परिवर्तन होता है। क्या आपने चांदी और तांबे पर चढ़ने वाली परत को देखा है? अम्ल आर्द्रता आदि के संपर्क में आती है तो वह संचारित हो जाती है। यह प्रक्रिया संचारण है। चांदी के ऊपर क्या होंगी, काली कलर की परत जम जाएंगी और तांबे के ऊपर हरे रंग की। ये चीज़ याद रखना है मेन। यहाँ पे याले चैप्टर में हर एग्जाम्पल में है कि चांदी पर काले कलर की परत चढ़ती है और तांबे पर हरे कलर की। संचारण के कार के ढांचे, पुल, लोहे की रोलिंग, जहाज धातु विशेषकर लोहे से बनी होने की बहुत क्षति होती है। लोहे का संचारण गंभीर समस्या है। क्षतिग्रस्त लोहे को बदलने में हर वर्ष अधिक पैसा लगता है। और विकृत गंधिता कैसे हो रही, उपचयन के कारण। ये दोनों एग्जाम्पल उपचयन के दिया है। वसा युक्त तेलीय खाद्य सामग्री जब लंबे समय तक रखे जाते हैं तब उसका स्वाद और गंध कैसी होती है। उपचयित होने पर तेल तथा वसा विकृत गंधी हो जाते हैं तथा उनके स्वाद तथा गंध बदल जाते हैं। प्राय तेलीय तथा वसायुक्त खाद्य सामग्रियों में उपचयन रोकने वाले पदार्थ प्रतिऑक्सीकारक, उपचयन को रोकने वाले पदार्थ है प्रतिऑक्सीकारक। यदि बर्तनों में खाद्य सामग्री रखने में उपचयन की गति धीमी हो जाती है। क्या आप जानते हैं कि चिप्स बनाने वाले चिप्स की थैली में से ऑक्सीजन की हटाकर उसमें नाइट्रोजन जैसे कम सक्रिय गैस, मेन इंपॉर्टेंट ये है कि इसमें क्या ऑक्सीजन हटाकर उसमें नाइट्रोजन जैसे कम सक्रिय गैस से युक्त कर देते हैं ताकि चिप्स का उपचयन हो। तो कौन से पदार्थ डालते हैं अपन, नाइट्रोजन। ये मेन इंपॉर्टेंट चीज़ है याद रखने के लिए। अब आपने क्या क्या सीखा ये एक इसमें बता देते हैं और मैं इसके बाद भी आपको एक इम्पॉर्टेंट चीज़ें फिर से बता देती हूँ। पहले ये पढ़ लेते हैं अपन, आपने क्या सीखा। एक पूर्ण रासायनिक समीकरण अभिकारक उत्पाद और प्रतीकात्मक रूप से उसकी भौतिक अवस्था को प्रदर्शित करता है। जो रासायनिक समीकरण है वो अभिकारक उत्पाद और उनके प्रतीकात्मक रूप को उनकी भौतिक अवस्था फिजिकली लिख के बताता है। रासायनिक समीकरण को संतुलित किया जाता है जिससे समीकरण में अभिकारक तथा उत्पाद दोनों की और रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले परमाणु की संख्या समान होती है। दोनों सेट परमाणु बैलेंस होते हैं। संयोजन अभिक्रिया में दो पदार्थ मिलकर एक पदार्थ बना रहे हैं। वियोजन अभिक्रिया में संयोजन अभिक्रिया के विपरीत होता है। वियोजन अभिक्रिया में एकल अभिकर्मक टूटकर दो पदार्थ बना रहे। वियोजन अभिक्रिया में उत्पाद के साथ ऊष्मा का उत्सर्जन हो रहा है। ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया क्या आई थी अपनी उसमें संयोजन अभिक्रिया में। जब अभिक्रिया में ऊष्मा का अवशोषण हो रहा है उन्हें ऊष्माशोषी अभिक्रिया थे। वियोजन अभिक्रिया में आई थी क्योंकि अपन दे रहे थे उसमें ऊष्मा और उसका अवशोषण हो जा रहा था। जब कोई एक तत्व दूसरे तत्व को उसके यौगिक से विस्थापित करते हैं तो विस्थापन कहलाता है। और अगर दो तत्व कर रहे हैं, दो अलग अलग परमाणु के समूह आपस में आदान प्रदान करते हैं तो द्विविस्थापन कहलाता है। अवक्षेपण अभिक्रिया में अविलेय लवण प्राप्त होता है। अवक्षेपण और द्विविस्थापन एक ही है। अभिक्रिया में पदार्थों में ऑक्सीजन या हाइड्रोजन का योग अथवा ह्रास भी होता है। ऑक्सीजन का योग तथा हाइड्रोजन का ह्रास ऑक्सीकरण या उपचयन, और ऑक्सीजन का ह्रास हाइड्रोजन का योग अपचयन कहलाती है। इसी के साथ अपना ये चैप्टर अब ख़त्म हुआ। बहुत छोटा चैप्टर था। अब मैं आपको फटाक से इम्पोर्टेंट चीज़ें फिर से फटाफट रिवाइज कराती हूँ। सिर्फ इम्पोर्टेंट चीज़ें कि अपने को क्या क्या याद रखना है। सबसे पहले याद रखना है कि जब कोई रासायनिक परिवर्तन होता है तो हम कह सकते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया होती है। ये एक इम्पोर्टेंट है कि मैग्नीशियम रिबन का वायु में दहन कर मैग्नीशियम ऑक्साइड प्राप्त होता है जो कि
श्वेत कलर का है मैग्नीशियम ऑक्साइड। जब मैग्नीशियम रिबन को ऑक्सीजन में जला रहे हैं तो प्राप्त हो रहा है। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। एक इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि जस्ते पर तनु सल्फ्यूरिक अम्ल की अभिक्रिया से हाइड्रोजन गैस निकल रही है। रासायनिक अभिक्रिया हुई है, कैसे पता चलेगा? अवस्था में परिवर्तन हुआ, रंगों में परिवर्तन, गैस का निकलना हुआ, तापमान में परिवर्तन हुआ। और संतुलित करने के लिए ये तो ज़्यादा कुछ नहीं है। इधर साइड जो तीर के इधर साइड रहेंगे वो सब अभिकारक होंगे, जिससे इन दोनों के अभिक्रिया से जो बनेगा वो उत्पाद कहलाएंगे। तो उत्पाद को हमेशा इधर साइड लिखेंगे, राइट हैंड साइड। ये इम्पोर्टेंट चीज़ थी। और ये तो कुछ नहीं है इतना। अब संयोजन अभिक्रिया के सारे एग्जाम्पल बहुत इम्पोर्टेंट है। तो एक अपन ने ये पढ़ा था, बिना बुझा हुआ चूना और हाइड्रोजन H2O, जल के बिना बुझा हुआ चूने की जल के साथ अभिक्रिया करें तो बुझा हुआ चूना प्राप्त होगी। ऊष्मा निकलेगी, बहुत ज़्यादा मात्रा में ऊष्मा निकलेगी, क्योंकि ऊष्मा क्षेपीय अभिक्रिया है। एक वाला एग्जाम्पल, एक कोयले का दहन हो रहा है C+O2 CO2, एक जल का निर्माण हो रहा है H2+O2 H2O। और एक ऊष्मा क्षेपीय याद रखना है अपने को, प्राकृतिक गैस का दहन हो रहा है इसमें, और साग सब्जियों का विघटन होकर कंपोस्ट का बनना भी हो रहा है। अब वियोजन अभिक्रिया में फेमस एग्जाम्पल मान लिया क्रियाकलाप। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि इसमें क्या बन रहा है, तो फेरस सल्फेट हरे रंग का बनना है। इसको अपन ऐसे भी याद रख सकते हैं, फेरस में र आ रहा है बीच में, तो र काय में आ रहा है, हरे र इसमें आ रहा है, तो इससे क्या बन रहा है, हरा रंग। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फेरस सल्फेट क्रिस्टल का क्या रंग होता है, हरा रंग। इसमें मेन यही पूछा जाता है कि इसका क्या रंग है, इसलिए याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है कि फेरस सल्फेट हरे रंग का होता है। और ये दोनों गैस है, SO2 SO3 ये गैस है। और एक और एग्जाम्पल यहाँ पे दिया था, तो ये जो यहाँ पे जो NO2 प्राप्त हो रहा है वो भूरे रंग का धुआं निकालता है, जो इम्पोर्टेंट चीज़ है। फिर यहाँ ले दो एग्जाम्पल कि AgCl सूर्य के प्रकाश में काय में टूट रहा है, Ag+Cl2 में, और AgBr Ag+Br2 में। और इन दोनों का यूज़ किया जाता है श्याम श्वेत फोटोग्राफी, ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी भी करते हैं। और ये वियोजन अभिक्रिया का हिस्सा है। विस्थापन अभिक्रिया भी अपन ने पढ़ी, इसमें अभी मैंने आपको बताया ये किलो का। तो इसमें लोहे की कील भूरे रंग की हो गई, और कॉपर सल्फेट का विलयन जो नीले रंग का था वो मलिन हो गया। और द्विविस्थापन अभिक्रिया में एक अवक्षेप मिला था अपने को श्वेत रंग का। यह अवक्षेप काय का था, बेरिलियम सल्फेट का मिला है अपने को, उसके साथ में NaCl भी मिला है। इसमें आयनों का आदान प्रदान हो रहा है, वो द्विविस्थापन अभिक्रिया। अब अपचयन उपचयन पड़ा, तो उपचयन में क्या हुआ, ऑक्सीजन जुड़ रहा है, हाइड्रोजन हट रहा है, और अपचयन में ऑक्सीजन हट रहा है, हाइड्रोजन जुड़ रहा है। अभी इसके कुछ एग्जाम्पल है ये, जिसमें आपको ये जैसे बाद में उत्पाद प्राप्त हो रहा है उसमें जुड़ता हुआ दिख रहा है, वो क्या हो जाएगा, उपचयन का एग्जाम्पल। और जिसमें ये हट जा रहा है यहाँ आते हुए उत्पाद में, तो वो अपचयन हो जाएगा। अब इसके साथ इसके सारे एग्जाम्पल है, अगर दोनों साथ में हो रहा है किसी अभिक्रिया में, एक अभिकारक उपचयित और दूसरा अपचयित हो रहा है, तो इसे उपचयन अपचयन रेडॉक्स अभिक्रिया कहेंगे। और संचारण में क्या हुआ कि ये लोहे पे जंग लग जाता है, इसमें ऐसा कुछ बताया गया है, तो ये उपचयन के ही कारण हो रहा है। एक इम्पॉर्टेंट चीज़ इसमें यह है कि चांदी के ऊपर काय की परत चढ़ रही है, तो काले रंग की, और तांबे के ऊपर हरे रंग की। ये इंपॉर्टेंट है। विकृत गंधितता काय के कारण हुई है, उपचयन के कारण। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट कि उपचयन के कारण हुई है। और इसमें ये उपचयन से बचाने के लिए खाद्य सामग्री चिप्स वगैरह में क्या डाल देते, नाइट्रोजन गैस डाल देते। इसके साथ अपना ये चैप्टर ख़त्म हुआ। अब कल हम अगला चैप्टर पढ़ेंगे, ठीक है दोस्तों। तो हम यहीं तक मिलते हैं, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, सपोर्ट कीजिए।